तो हमारा टाइटल है मार्केट मांगे मोर, लेकिन मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं कुछ वापस कैपिटल गेंस टैक्स पर कुछ ना हो जाए। क्या ये बजट में अब यही रह गया है, बस कैपिटल गेंस टैक्स को मत टच करिए, बाकी आप कुछ भी करिए तो मार्केट खुश हो जाएगी? क्या इसी तरीके से बजट का एक वो समझा जाए? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। आई थिंक सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स की एक चर्चा कर लेते हैं। गवर्नमेंट को मार्केट की तरफ से 4 अलग अलग टैक्स मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले एसटीटी मिल रहा है, जहाँ करीबन 21,000 करोड़ का आई थिंक अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है मार्केट के अंदर से, विच इज द क्लीनेस्ट मोस्ट टैक्स, एफिशिएंट मोस्ट टैक्स फॉर द गवर्नमेंट। दूसरी तरफ एसटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसके अंदर आई थिंक ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के ऊपर आपको टैक्स मिल रहा है। आई थिंक दैट इज आल्सो सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स, तो द ब्रेकअप इज नॉट अवेलेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 साल का दायरा है, उसके अंदर गवर्नमेंट अच्छी तरह से वो भी टैक्स कलेक्ट कर रही है। विथ राइजिंग मार्केट दिस अमाउंट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंड आई थिंक दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हम एक देखने जा रहे हैं कि ओवरऑल डिविडेंड के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो कंपनी के सोर्स के ऊपर भी कलेक्ट कर रही है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ में आता है उसको भी कलेक्ट कर रही है। तो आई थिंक ये चारों तरीके से गवर्नमेंट ऑलरेडी मार्केट के माध्यम से टैक्स ऑलरेडी कवर कर रही है। मैं नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी इमीडिएट नीड है कि जहाँ पे ये आपको ज्यादा टैक्स लगा के कोई ज्यादा पैसा लेने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि करीबन 130 बिलियन डॉलर का कंट्री के अंदर ऑलरेडी इनपुट फंड्स आ रहे हैं एफडीआई और एफपीआई के मिला के। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल नॉट अलाउ द रिदम टू ब्रेक। एट द सेम टाइम आई थिंक मार्केट को कोई एडवर्स इम्पैक्ट आता है तो शायद नियर टर्म के अंदर रूपी के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी गवर्नमेंट को जानकारी है। So I would not probably, I think, venture a guess saying that I think government wants to charge more amount of tax from the market. Maybe some amount of period adjustment they may do in case of long-term investments. But in my viewpoint, I think larger amount of scope should be there to tax more on the derivative side of the trade. Beyond that, I don't think too much of speculation is required from the market point of view. ओके, हालांकि ट्रेडर्स कहेंगे कि डेरिवेटिव्स को क्यों इतना टैक्स किया जा रहा है, मतलब खैर वो अलग चर्चा है। एक्चुअली इस पर एक पूरा शो बन सकता है और हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन देवन भाई, और फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से? चलिए, ये तो हो गया कि क्या नहीं आना चाहिए। जो डर है मार्केट को वो क्लियरली समझ में आता है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नर्वस भी है। क्या आना चाहिए बजट में, आप क्या उम्मीद करेंगे? सो आई थिंक मेरे ख्याल से अनुज, ये बजट के अंदर एलोकेशन के ऊपर ही ध्यान दे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो थ्रस्ट यहाँ से चालू रहेगा। ऑलरेडी रोड मैप तो क्लियर है, 110 लाख करोड़ का 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना है। गए साल में 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ था। ये साल में गिवन द काइंड ऑफ राइज इन द टैक्स कलेक्शन, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट एलोकेट हो सकता है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चारों इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला जुला के जो हिसाब से गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सेट किया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द थ्रस्ट विल कंटिन्यू टू बी देयर। एट द सेम टाइम जो हिसाब से पीएलआई के अंदर गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर जो एडिशनल फंड एलोकेट किए हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग that government is wanting to create, I think, further amount of allocation into PLI schemes of different industries. करीबन 14 सेक्टर के अंदर आज की तारीख में PLI schemes के अंदर फंड्स गवर्नमेंट ने किए हैं, and I think around 2 lakh crore worth of allocation is expected in this particular area, which could possibly go up because PLI के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं कि I think ओवरऑल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, पर्टिकुलरली मोबाइल या अन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी ज्यादातर थ्रस्ट देंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों के ऊपर गवर्नमेंट का थ्रस्ट ज्यादा रहेगा फ्रॉम द एलोकेशन ऑफ अमाउंट, एज पर एलोकेशन ऑफ अमाउंट इज कंसर्न। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, और बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन है 9 ट्रिलियन की सर यहाँ पर आवंटित करने की इस बजट में। सर यहाँ पे आप अगर कंफर्टेबल हो देवेन जी, स्टॉक पिकिंग का ऑर्डर क्या रखेंगे? क्योंकि लास्ट स्पीच से, बजट स्पीच से लेकर अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल स्विंग हमने इन्हीं कंपनियों में देखा। कैपिटल गुड्स में, एलएनटी में, कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में। सर आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त लार्ज कैप में और मिड कैप में, अगर कंफर्टेबल हो तो आप? तो आई थिंक ये प्रोसेस मार्केट के लिए चालू रहेगा डेफिनेटली फॉर श्योर।
capital goods and the technology sector coupled along with capital goods, I think definitely would be the prime attracting points for the investors. जैसे सीमेंस का भी हमने रिसेंटली के अंदर एक ऑर्डर बुक का पोजीशन देखा फ्रॉम द रेलवे साइड, ये एक आई थिंक इंडिकेशन दे रहा है कि ओवरऑल कैपिटल गुड क्षेत्र की कंपनी के लिए ये शुरुआत का समय होना चाहिए, क्योंकि आप अगले 10 साल के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट करने वालों इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो कैपिटल गुड सेक्टर कैन नॉट लैग बिहाइंड, एंड आई थिंक लाइक्स ऑफ सीमेंस, लाइक्स ऑफ एबीबी, एलएनटी, they would remain in prime focus for sure, and the portfolio investors will not remain disappointed with these companies, particularly when you ended up buying these companies in the corrective falls in the market in given opportunities. That would be the best time to add this stock into the portfolio. But जहां तक ओवरऑल एलोकेशन ऑफ फंड्स का सवाल है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बैंकिंग क्षेत्र को काफी हद तक एक एक्सपेक्टेशन अपना है कि इसके अंदर आगे के लिए समय के लिए आई थिंक द क्रेडिट ग्रोथ विल पिक अप एंड पिक अप वेरी स्मार्टली. सो सम ऑफ द लार्जर बैंक्स जिसके पास क्षमता है बड़े एयूएम की वो लैंडिंग करने की, तो उनके लिए आई थिंक ये समय मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा. बैंकिंग क्षेत्र को इसके साथ में जोड़ूंगा along with IT and pharma. इसके अंदर सिलेक्टिव अप्रोच हमारा रहेगा आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एडिंग द पोर्टफोलियो, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द बजट पर्सपेक्टिव, बट largely I think to create the balance into the portfolio along with capital goods and banking. अच्छा, अगर इसी क्षेत्र से संबंधित अगर आप देखें, मैं आपसे देवेन सर प्रश्न और पूछूं, क्योंकि रियल स्टेट ने अच्छा मूव दिया, आई मीन पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अब सब्सटेंशियली हाई हैं वर्सेस आई थिंक जो CY22 के मिड में थे. तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इस रियल स्टेट को पुश देने के लिए कुछ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो टैक्स बेनिफिट्स थे उनको अंदर मतलब ETC में थोड़ा सा क्या बढ़ाया जा सकता है? वो स्कोप है इस बार, इतना स्कोप है इस बजट में, और ऐसे में रियल स्टेट पे या फिर एंसिलरी स्पेस में आपके बेस्ट पिक्स क्या रहेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि इवन दो द EMIs have gone up because of the rise in the interest rate, and which is affecting real estate and automobile to a certain extent, but I think given the kind of disposable income in hands of people, and जो हिसाब से गवर्नमेंट फंड्स पैसा स्पेंड कर रही है इकोनॉमी के अंदर, so in disposable income in hands of people is going to only increase from what it is current level. तो मेरा ऐसा मानना है कि I think though it will be a little bit painful for the people to pay higher amount of EMI due to the cost increasing, ऐसा समझता हूँ कि I think it will still get absorbed. मैं इमीडिएटली नहीं मानता हूँ कि कोई ज्यादा इसके अंदर टैक्सेशन के अंदर बदलाव आएगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट मानती है कि टैक्सेशन के अंदर कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, तो शायद टैक्सेशन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आवे, ऐसा मेरा मानना है. And I think as a proxy to real estate, I have always advocated that housing finance company is a better choice. क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर शायद 1 या 2 क्वार्टर के अंदर ऊपर नीचे का दौर हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द टाइमलाइंस, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जिन्होंने 10 या 20 साल का EMI सेट किया है, उनके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक द स्टेडी सेट ऑफ इनकम इज कंटिन्यूइंग over 10-20 years, as a result of which I think they are relatively better choice to have in the portfolio as a proxy to the real estate sector for investment. चलिए अब थोड़ा सी बजट से हटकर मार्केट की भी बात कर लेते हैं देवन भाई. तो एक सेक्टर जिसने काफ़ी परेशान किया 2022 में, लेकिन 2023 में अर्ली साइंस दिखाए हैं बाइंग के, वो है IT, और आज भी 2-3 IT स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं रिजल्ट के बाद. यहाँ पर आपका क्या व्यू है? अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए टाइम आ गया यहाँ पर लेने का, या फिर अभी अवॉइड करना है? अनुज, आई थिंक डेफिनेटली IT स्पेस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो 15 से 20% के बीच में उनका बिजनेस के अंदर ग्रोथ चालू है, ये अगले 5 या 7 साल तक चालू रहेगा, गिवन द काइंड ऑफ ऑर्डर इंटेक दैट दे आर हैविंग एंड द विजिबिलिटी ऑन दैट फ्रंट. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि IT कंपनीज के लिए ग्रोथ इंजन चालू रहेगा. Even though they are on a larger base, I would think that these companies will continue to produce upwards of 15% rate of growth into their business. And given that kind of a situation, which one can visualize easily now, I would think that I think IT companies के stock को आपको 15 या 20% रिटर्न कमाने के लिए साल के अंदर हर फॉल के अंदर लेना पड़ेगा. Probably I think if you start buying this kind of stock into every corrective fall, it will be the best time to buy and probably give you that 15-20% kind of return out of them in the course of market in 12 months. अच्छा, मुझे ना एक हमारे व्यूअर ने पूछा है आपसे पूछने के लिए देवन भाई,
दो स्टॉक्स, दो लार्ज कैप जायंट कैप स्टॉक्स जो बुल मार्केट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट भी किया जिन्होंने, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस, कि इनके साथ क्या गड़बड़ है इस समय, और आपका व्यू क्या है यहाँ पर? क्या ये दोनों स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में रखने लायक वापस हो गए? मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है. ऑन द कॉन्ट्री, आई बिलीव कि बोथ कंपनीज रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग प्रपोजिशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज देयर फंडामेंटल स्ट्रेंथ इज कंसर्न. बोथ दिस कंपनीज हैव बीन कोटिंग एट अ हायर प्रीमियम वैल्यूएशन. जिनका एक टिपिकल कैरेक्टर है, टिपिकल ट्रेट है, वो उनका चालू ही है. बट आई थिंक करंट मार्केट के अंदर जो फॉल आया है स्टॉक के अंदर, वो लार्जली जो ग्लोबल ईटीएफ के अंदर से उनका जो इंडिया एक्सपोजर कम हो रहा है. So they are basically pairing their exposure into different stocks, and which include some of the expensive stocks which are becoming victim of this kind of a fall in the market. मैं नहीं मानता हूँ कि कोई फंडामेंटल बदलाव आया है. On the contrary, I think my inclination would be more to buy these stocks in this corrective fall and stay invested for next 5 to 10 years in this. ओके, चलिए अब बैंकिंग की बात करते हैं देवन सर. कि अनुज ने कहा कि जैसे कि अब बाजार को भी छेड़ना पड़ेगा, बात हम उसकी भी करनी पड़ेगी. HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, दो लार्ज कैप बैंक अगर आप देखें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, कुछ मिड कैप बैंकों के नतीजे आए. आई मीन 2 दिन पहले हम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, नंबर्स ठीक ठाक थे उनके. और अच्छी बात है कि NIM सस्टेन कर रहे हैं पिछले 6 महीने के. अगर आप देखें सब्सटेंशियल रेट हाइक्स के बाद डिपॉजिट अगर आप देखें रेट सब्सटेंशियली हाई हैं. ऐसे में बैंकों ने इस स्थिति में भी अपने NIMs को काफ़ी मेंटेन कर रखा है. आपको HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक के नंबर्स कैसे लगे सर, और इस वक्त प्राइवेट बैंक्स में क्या चीज़ करना चाहिए? I think clear choice would be HDFC Bank. रीजन सिंपल है. आई थिंक एक तरफ मर्जर हो रहा है HDFC के साथ में. That means I think the entire loan book portfolio is getting now even further more balanced. On one side, the corporate loan book. Other side, I think the retail loan book, housing finance loan book, and the priority sector loan book. ये चारों के माध्यम से देखिए बैंक को, मर्ज कंपनी को, तो करीबन अगले 4 साल, 4.5 साल के अंदर आई थिंक दे वुड पॉसिबली बिकम अबाउट 50 लाख करोड़ AUM बैंक. एंड दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग मी. क्योंकि जैसे मैंने थोड़े समय पहले बताया कि इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ आता है, और जो बैंक की क्षमता ज्यादा है उसके लिए आई थिंक कारोबार का समय अच्छा रहेगा. एट द सेम टाइम HDFC बैंक जो अभी तक लगा रही है एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, एंड पर्टिकुलरली कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, मेरा ख्याल से आई थिंक दे आर सिग्निफिकेंटली पुटिंग देयर एफर्ट्स इन बिल्डिंग द फ्रंट एंड दैट इज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म which could possibly change the entire perception of these banks going forward. तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि I think HDFC Bank would probably remain one of the best picks, I think, as far as investment aspect goes. It has underperformed. It has not given adequate amount of return in past couple of years or few years. I think this is going to reverse as I see it, given the kind of strong proposition that this bank is promising currently. ओके चलिए देवन भाई, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए. एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं. 18,085 अभी भी निफ्टी पर